हाँ जी दोस्तों, तो हम अपने हिस्ट्री के चैनल हिस्ट्री अड्डा में आकर उपस्थित हूँ। और जय हिंद आप सभी को, नमस्कार, प्रणाम। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे कि हमने कहा था कि राजस्थान में जो है महाराणा कुंभा की बात करेंगे। महाराणा सीरीज में जो है कुंभा या कुंभकर्ण की बात करेंगे, जो हमारा पहला पार्ट में हमने समझा दिया था कि महाराणा कुंभा जो है वे जो है किन परिस्थितियों में वहां मेवाड़ के राणा बने, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और किस प्रकार उनको राणा बनते ही कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं से कैसे उन्होंने अपनी निजात पाई। तो अब हम उन समस्याओं से तो निजात पा चुके हैं, किंतु अब उनकी जो उपलब्धियां हैं उनकी बात करेंगे। महाराणा कुंभा जो हैं वे दो प्रकार की उपलब्धियों का हम यहां जिक्र करने वाले हैं। पहली है राजनीतिक उपलब्धियां, जिनमें उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, और इसके पश्चात है सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें जो है उनकी पुस्तकें कौन सी है, कौन कौन से स्थापत्य कला में क्या योगदान है, और इन्हें जो है राजस्थान स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक, ये लाइन जो मैंने बोली है भले ही सभी को आती होगी, किंतु ये बहुत एग्जाम में आ चुकी है। राजस्थानी स्थापत्य कला के जनक कौन थे? महाराणा कुंभा। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने जो है अनेक किले बनवाए थे, जिनका जिक्र भी हम करेंगे। वो है इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो पहले है राजनीतिक उपलब्धियां राणा कुंभा की। राजनीतिक उपलब्धियां, आपको ध्यान तो होगा कि हमने जो है पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो है बताया था, पिछले एपिसोड में हमने राणा कुंभा की बातें जो बताई थी, उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि राजस्थान में जो है कौन कौन सी शक्तियां चारों तरफ जो है, ज्यादातर मुस्लिम शक्तियां इसके चारों तरफ विद्यमान थी मेवाड़ के। हम छोटा नक्शा उस दिन मैंने बनाया भी था और आज फिर मैं बता देता हूं। राजस्थान जैसे कि हम जानते हैं विषम कोणीय है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, और इसमें जो है मेवाड़ जो है वो ये है, यहां ये सारा का सारा दक्षिण में मेवाड़ है। और अन्य शक्तियों को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, मुस्लिम शक्तियां हैं तो आप जानते ही हैं, यहां है दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत आप जानते ही हैं विद्यमान थी। ये भी मुस्लिम है, मोहम्मडन्स। यहां नागौर, राजस्थान के बिल्कुल मध्य में है नागौर, ध्यान रखना। अगर हम करेंगे तो राजस्थान के बिल्कुल मध्य में नागौर है। नागौर में इस समय था शम्स खां। मेवाड़ में राणा कुंभा है, जिनकी की हम बात कर ही रहे हैं। नागौर में शम्स खां। गुजरात में था कुतुबुद्दीन। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है यहां भी एक मुस्लिम शक्ति है, और वो है क्षेत्र मांडवा। मांडवा में जो था उसका नाम है महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं राणा कुंभा का समय जो है 1433 से 1468 का समय है। ठीक है, इस दौरान राणा कुंभा मेवाड़ के राणा रहे थे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और इस समय आप ध्यान रख सकते हैं कि इस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सी शक्ति थी? सैयद वंश था, जो कि काफी कमजोर थे। इसलिए इनका कोई विशेष योगदान या इनका कोई विशेष आक्रमण मेवाड़ की तरफ नहीं होगा, क्योंकि सैयद वंश खुद एक बहुत ही कमजोर और दिल्ली के आसपास बसा हुआ वंश था, उससे ज्यादा उनका विस्तार भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश से कोई खतरा नहीं है। इधर तो खतरा किससे है? शम्स खां नागौर, इसको तो मेवाड़ ने ही बनाया था, फिर भी ये मेवाड़ का विरोधी हो गया। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, इसलिए मेरी गति भी तेज है, अन्यथा हम आराम से इसको बता सकते हैं। दोबारा से बताता हूं मैं। राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां बताने से पहले राणा कुंभा के आसपास कौन सी शक्ति जो है कार्य कर रही थी,
चारों तरफ से ये मुस्लिम सत्ताओं से घिरा हुआ थे। ठीक है, मेवाड़ जो है घिरा हुआ था। मेवाड़ जैसे कि हम जानते हैं दक्षिणी राजस्थान का ये क्षेत्र है मेवाड़। ठीक है, यहां पर जो शासन था वो आप जानते हैं किसका था? राणा कुंभा। और जैसे कि मैंने कहा दिल्ली सल्तनत में इस समय जो शासन था 1400 और 14 से शुरू हुआ, 1451 तक इनका रहा और उसके पश्चात लोधी वंश आ जाएगा, उसके बाद लोधी। ठीक है, तो लोधी वंश का शासन भी जो है 1526 तक चलेगा। तो सैयद वंश का अधिक रहा, तो सैयद वंश बहुत कमजोर था, उधर से आक्रमण नहीं हुए। पर आक्रमण जो हुए एक तो मालवा की तरफ से हुए, एक गुजरात की तरफ से हुए। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन, मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और नागौर का शासक शम्स खां इसको बनाया था मेवाड़ ने ही, यानी राणा कुंभा ने ही इसको बनाया था। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे जो युद्ध हुए हैं, मुख्य युद्ध उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। देखिए सारंगपुर कहां पर है? यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक स्थान है सारंगपुर। यहां जो है जाहिर है कि मध्य प्रदेश की तरफ से है, तो यह आक्रमण मालवा की तरफ से हुआ होगा। गुजरात नागौर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेवाड़ जो हम पीछे पेज में देख चुके हैं, मेवाड़ और मालवा इनके बीच में यहां पड़ता है सारंगपुर। ठीक है, तो यह सारंगपुर जो है यहां पड़ेगा, तो जाहिर है इन दोनों के बीच का भाग है ये, मालवा और उसके। सारंगपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में हुआ और दो शक्तियां जो काम कर रही थी वो थी मेवाड़ और मालवा। ठीक है, मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ का मैं विस्तार से बता ही चुका हूं, दक्षिणी राजस्थान का वो क्षेत्र जहां उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ और इनके आसपास के क्षेत्र आते हैं। 5 जिले हैं मेवाड़, जो 5 जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, और इनके आसपास का क्षेत्र भी है। जबकि राणा कुंभा के समय मेवाड़ का साम्राज्य काफी विशाल और बढ़ गया था। मेवाड़ का शासक इस समय था राणा कुंभा और मालवा का शासक इस समय मैं बता ही चुका हूं, और वो था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ सारंगपुर नामक स्थान पर। परिणाम क्या हुआ? राणा कुंभा की विजय हुई, महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाकर 6 माह तक रखा और 6 माह पश्चात उसे उपहार देकर विदा किया। आप इसमें देखेंगे कि शत्रु के साथ क्या व्यवहार हुआ। सारंगपुर का युद्ध 1437, मेवाड़ राणा कुंभा, मालवा महमूद खिलजी प्रथम।
राणा कुंभा की इस युद्ध में विजय हुई थी, सारंगपुर के युद्ध में, और महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया गया। तत्पश्चात जो है उसे 6 महीने तक रखा, बाद में उसको जो है छोड़ दिया गया और इस प्रकार से जो है विदा किया, साथ में उपहार भी दिए। कर्नल जेम्स टोड ने जब इस के बारे में पढ़ा तो कर्नल जेम्स टोड को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने जो है कई शासकों के विषय में ऐसा पढ़ा है, राजस्थान के राणाओं के विषय में, कि उन्होंने अपनी जो है एक सद्गुण विकृति दिखाई है। इसको उन्होंने राणा कुंभा की इस बात को जो उन्होंने उसको छोड़ दिया, तो ये व्यक्तिगत जो राणा हैं उनकी तो ख्याति हो गई कि ये बहुत उदार हैं, बहुत अच्छे हैं, किंतु इसका परिणाम उन्होंने कभी सोचा नहीं। राणाओं ने जिन्होंने इनको मतलब छोड़ दिया, उन्होंने तो छोड़ दिया, उसके बाद 5 बार और महमूद खिलजी ने आक्रमण किए। इसमें इतने वीर योद्धा मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, हजारों की संख्या में। यह नुकसान किसका हुआ? मेवाड़ का और इस संस्कृति का। तो कभी सोचा है कि अगर क्षमादान करना ही है, अगर वो बार बार आक्रमण कर रहा है, जबकि आप देख चुके हो कि इन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की गणति से भी अपने आप को वो नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान ने जो गणति की थी, आप जानते ही हैं कि मोहम्मद गौरी को युद्ध में पराजित करके तराइन के प्रथम युद्ध में छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गौरी दोबारा अपनी शक्ति के साथ आया, हजारों की संख्या में सैनिकों को मारा। क्या वो सैनिक अपनी जान देकर के मतलब ये ज्यादा खुश हो जाते हैं क्या राजा? इतने शासक अपनी सद्गुण विकृति को दिखाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनकी भाषा बोल रहा हूं, कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड ने एनांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अपनी पुस्तक में स्पष्ट इसको सद्गुण विकृति कहा है। सद्गुण विकृति, सद्गुण विकृति। ठीक है, सद्गुण विकृति का मतलब है कि सद्गुणता तो दिखाई, उदारता तो दिखाई, पर किन लोगों के विरुद्ध दिखाई? रामायण में भी इस बात का है कि जो अधर्म के अनुसार कार्य करता है उसका वध कर दिया जाए। ठीक है, गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने भी कहा है इस बात को। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मायावी व्यक्ति के खिलाफ माया का प्रयोग करना चाहिए। और उन्होंने तो युद्ध में यह बात बताई भी कि जब भीम जो है और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हो रहा था, गदा का अर्थ समझते हैं ना, घोटना होता है जो हनुमान जी वाला, उसको गदा कहते हैं, गधा नहीं, गदा। ठीक है, तो गदा जो है, गदा युद्ध जब हो रहा था तो गदा युद्ध में यह था कि शरीर के नीचे के हिस्से पर वार न किया जाए, यह नियम है। पर श्री कृष्ण ने मौका देख करके इस युद्ध में इशारा किया, संकेत दिया भीम को कि वो जंघाओं पर प्रहार करे। वो एक लंबी कहानी है कि वो जंघाओं में जो है कमजोर कैसे था दुर्योधन, तो जंघाओं पर प्रहार करे। भीम ने लगातार प्रहार किया और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि ये तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। तब श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मतलब संस्कृत में है तो मैं हिंदी में बताता हूं, मायावी व्यक्ति के विरुद्ध माया का प्रयोग करना अनुचित नहीं है, उचित है। ठीक है, जो जैसा व्यक्ति हो उसके विरुद्ध वैसा ही किया जाए। तो जो आक्रांता थे, ये हत्यारे लुटेरे थे, इन्होंने बार बार आक्रमण किए। उसके पश्चात जो है मतलब यहां की अच्छा, राणा कुंभा ने इसमें छोड़ दिया महमूद खिलजी को। उसके बाद जो 5 बार इसने आक्रमण किया है, उसमें हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। उनका क्या दोष था? राणा ने तो अपनी विकृति दिखा दी, सद्गुण विकृति जिसको कहते हैं, उदारता दिखा दी, क्षमादान दे दिया। किंतु जो हजारों सैनिक उस युद्ध में मारे गए, सारंगपुर के युद्ध में, या उसके बाद 5 बार आक्रमण किए, उन हजारों सैनिक, और उसमें बहुत वीर योद्धा भी थे। मंदिरों को तोड़ा गया उसके पश्चात भी महमूद खिलजी के द्वारा। यहां तक कि जो नंदी बैल है वो चूने से बना हुआ था, तो उस चूने को उबलवा करके पान के अंदर उस चूने को भरवाया और हिंदुओं को खिलाया गया, राजपूतों को विशेष रूप से खिलाया गया। उनकी इच्छा मतलब नहीं थी कि नंदी बैल के चूने को खा रहे हैं वो, जिनको वो पूजते हैं। इस प्रकार की घृणित कार्य करवाए गए। तो ये हत्यारे लुटेरे या जो है व्यभिचारी बलात्कारी, इनको छोड़ देना ये सद्गुण विकृति नहीं है तो और क्या है? इस बात को समझने का प्रयास करें
कि जब श्री कृष्ण ने महाभारत के गीता में कहा है कि मायावी व्यक्ति के विरुद्ध जो है माया का प्रयोग करना अनुचित नहीं है, श्री राम ने भी ये बात कही है, हमारे भगवान श्री राम ने, कि जो है जैसा व्यक्ति हो अधर्मी व्यक्ति के विरुद्ध जो है उसका वध करना उचित है। कौटिल्य ने भी कहीं भी अपनी राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में ये नहीं कहा इस प्रकार का वाक्य कि उनको छोड़ देना चाहिए शत्रु को, और शत्रु अगर गलत है, अधर्मी है, तो उसको तो कतई नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात स्पष्ट कही गई है। पता नहीं फिर किस ये जो राणा थे इन्होंने इतना ज्यादा जो है उदारता क्यों दिखाई और उनके विरुद्ध क्यों दिखाई जो इस योग्य नहीं थे। ठीक है, चलो जो भी है, सारंगपुर का युद्ध हम बात कर रहे हैं 1437 में हुआ और राणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया। कुंभा की विजय हुई, महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाकर 6 माह तक रखा और 6 माह पश्चात उसे उपहार देकर विदा किया। सद्गुण विकृति किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने इसे सद्गुण विकृति कहा है इन राजाओं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है सारंगपुर का युद्ध जीतने के हर्ष में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1444 से 1448 के बीच में। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में मैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में बताऊंगा। बस यहां हम युद्ध की बात कर रहे हैं। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। और इस युद्ध को राणा कुंभा ने जीतने के पश्चात चित्तौड़ में एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे हम विजय स्तंभ कहते हैं। विजय का मीनार या विजय का स्तंभ। ठीक है, समझ गए? और इसकी, जैसे कि मैंने कहा, इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में उसका जिक्र आएगा आगे। ठीक है, अब आता है गुजरात। तो बीच में एक और चर्चा कर लेते हैं, चंपानेर की संधि। ईस्वी। यह संधि किस किस के बीच में हुई है? यह संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। देखिए, चंपानेर की संधि जो है ना, ये 1456 में हुई। पहली बात कब हुई? 1456 में। और किन किन के बीच में हुई? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुई। इस संधि में निर्णय लिया गया कि दोनों शासक इस संधि में निर्णय लिया गया कि दोनों शासक एक साथ मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे तथा युद्ध जीतने
के पश्चात मेवाड़ का राज्य आधा आधा बांट देंगे। देखिए, चंपानेर की संधि क्या है, 1456 में हुई है। इस संधि यह संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। इस संधि में निर्णय लिया गया कि दोनों शासक एक साथ मेवाड़ पर अटैक करेंगे तथा युद्ध जीतने के पश्चात मेवाड़ को आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, यह तय हुआ। किंतु परिणाम क्या हुआ, जब दोनों ने एक साथ अटैक किया तो राणा कुंभा ने दोनों को एक साथ मतलब पराजित किया। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया। दोनों ने एक साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा कुंभा ने दोनों को ही पराजित कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, राणा कुंभा अपने समय का अत्यधिक शक्तिशाली शासक था, राजनीतिक रूप से सशक्त था, निर्णय लेने की क्षमता थी उसमें, और जो भी वो प्लानिंग के अनुसार अटैक को सामना करता था और प्लानिंग के अनुसार सामने वाले को जो है पराजित कर दिया करता था। और ऐसा बहुत बार हुआ। 6 बार तो संग्रामपुर के युद्ध के बाद 5 बार महमूद खिलजी ने फिर आक्रमण किया, किंतु किसी में भी उसको सफलता नहीं मिली। राणा कुंभा जो है सभी युद्धों में विजय रहा। उसने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को भी पराजित किया, कई बार किया, एक बार नहीं। और नागौर के शासक शम्स खां ने भी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कुंभा का आक्रमण झेला, किंतु राणा कुंभा ने पराजित करके शम्स खां को भी पराजित किया। वो अगली पेज में मैं आपको बताता हूं। यह तो है चंपानेर की संधि के बाद का। अब आगे राणा कुंभा इसके समय नागौर का शासक शम्स खां को बनाया गया और यह किसके द्वारा बनाया गया, कुंभा द्वारा। समझने की बात है कि कुंभा ने ही इसको बनाया और कुंभा ने कुछ शर्तें रख दी थी। एक तो नागौर के किले को जो है कभी भी मरम्मत नहीं करवानी और ना ही राणा कुंभा के विरुद्ध इस्तेमाल करने देना है। किंतु शम्स खां ने इन दोनों का विरोध किया, विरोध नहीं, इन दोनों का मतलब माना नहीं। ऊपर से मान लिया परंतु अंदर जो है वो काम करता रहा, किले की मरम्मत भी करवाई। और इसी स्थिति में जब कुंभा ने उसको कहा, आक्रमण करने के लिए गया कुंभा कि भाई तू गलत कर रहा है, तो शम्स खां ने कुतुबुद्दीन को बुला लिया जो कि गुजरात का शासक था। दोनों ने मिलकर के कुंभा को अटैक किया, किंतु कुंभा ने दोनों को बुरी तरह से पराजित किया। शम्स खां युद्ध में पराजित हुआ और भाग गया कुतुबुद्दीन के पास। राणा कुंभा ने क्या किया, नागौर में की गई नागौर के किले की किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया, सारी खाइयां भरवा दी और उसके पश्चात वहां जब पता लग गया कि ये ऐसे ही है तो उनकी फिर मस्जिदों को भी तोड़ा। ठीक है, गायों को जो उन्होंने पकड़ रखी थी वध करने के लिए गायों को भी छुड़वा दिया। ठीक है, तो ऐसा काफी काम नागौर में किया। तो नागौर में किसे हराया, शम्स खां को। कुंभा ने शम्स खां एवं गुजरात के शासक को पराजित किया और नागौर के किले की
किनेबंदी ध्वस्त कर उसकी खाइयों को मिट्टी व पत्थरों से भरवा दिया। अनेक मस्जिदें जिन्हें मंदिर तोड़कर बनाया गया, उन मस्जिदों को तोड़वा दिया एवं पुनः मंदिर बनवाए। ठीक है, तो नागौर देखो, मैंने आपको नक्शे में शुरू में ही बता दिया था, आप ध्यान कीजिए। नक्शे में हम बात कर चुके हैं इस बात की कि राणा कुंभा के समय की स्थिति क्या थी। मेवाड़ चारों ओर से जो है मुस्लिमिक सत्ताओं से घिरा हुआ था, मुस्लिम शासकों से पूरी तरह से। इसीलिए तो इसको जो है हिंदू सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि हिंदू सुल्तान का मतलब है मुस्लिम शासकों से हिंदुओं की रक्षा करने वाला शासक या सुल्तान। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को, ध्यान रखना। तो ये इसलिए है क्योंकि चारों तरफ से मुस्लिम सत्ताओं से घिरा होने के कारण भी इसने सभी को पराजित किया और हिंदुओं और सनातनी परंपराओं की रक्षा की। अब आप समझ ही गए होंगे कि राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में सारंगपुर के युद्ध में 1437 में उसने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और उसके पश्चात चंपानेर की संधि के उपरांत भी गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी को पुनः पराजित किया, नागौर के शासक शम्स खां को पराजित किया और नागौर की किलेबंदी को ध्वस्त किया। तो ये राजनीतिक उपलब्धियां हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीते थे राणा कुंभा ने। राणा कुंभा एक महान महाराणा थे, ये महान महाराणा, इन्हें हिंदू सुल्तान कहा जाता है। इन्हें हिंदू सुल्तान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तत्कालीन मुस्लिम शासकों से हिंदू प्रजा की रक्षा की। ठीक है, तो हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। समझ गए आप? आगे राणा कुंभा की उपाधियां। ठीक है, उपाधियों को क्या कहा जाता है? विरुद्ध। विरुद्ध मत कर देना, विरुद्ध। राणा कुंभा के विरुद्ध या राणा कुंभा की उपाधियां। और राणा कुंभा की उपाधियों में जो है एक गुरु गुरु करके बहुत सारी हैं। ठीक है, तो जो है राजगुरु। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों के विद्वान। राजनीतिक सिद्धांतों के विद्वान होने के कारण इन्हें राजगुरु कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों के विद्वान होने के कारण इन्हें राजगुरु कहा जाता है।
छाप गुरु, छापामार युद्ध कला में प्रवीण होने के कारण, यानी छापामार युद्ध कला में भी काफी पारंगत थे, प्रवीण थे, इसीलिए इन्हें छाप गुरु कहा जाता है। हान गुरु, गिरि दुर्गों के निर्माता होने के कारण, गिरि समेत तो ना पहाड़ी पर जो दुर्ग बनते हैं, अनेक गिरि दुर्गों के निर्माता होने के कारण इन्हें कहा जाता है, ठीक है, हान गुरु। शैन गुरु, युद्ध कला में निपुण होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? शैन गुरु, युद्ध कला में निपुण होने के कारण। परम गुरु, प्रत्येक गुणों के धनी होने के कारण। देखिए, ये जो इन्हें राजनीतिक सिद्धांतों का विद्वान भी कहा जाता है, छापामार युद्ध कला में प्रवीण है, गिरि दुर्गों के निर्माता हैं, युद्ध कला में प्रवीण है, दान गुरु भी कहते हैं, दान देते थे विद्वानों और निर्धनों को, और इसलिए हर एक कला में थे, तो प्रत्येक गुणों के धनी होने के कारण इन्हें परम गुरु भी कहा जाता है। दान गुरु, विद्वानों और निर्धनों को दान देने के कारण, जो, ठीक है, देखो, राजगुरु, छाप गुरु, हान गुरु, शैन गुरु, परम गुरु, दान गुरु इत्यादि इनको कहा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सी उपाधियां हैं, जैसे अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, ये भी उपाधियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो गुरु गुरु करके हैं। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों के विद्वान, छाप गुरु छापामार युद्ध कला में प्रवीण, हान गुरु गिरि दुर्गों के निर्माता, शैन गुरु युद्ध कला में निपुण, परम गुरु प्रत्येक गुणों के धनी होने के कारण, दान गुरु विद्वानों और निर्धनों को दान देने के कारण। राणो रासो, ठीक है, ये हो गया। हिंदू सुल्तान बता के आई गया मैं। और अभिनव भट्टाचार्य, दो तीन बार तो आरएस के एग्जाम में आ गया। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। यह क्या है कि अभिनव भट्टाचार्य यानी भरत मुनि जो थे, भारत में नाटक के जनक कहे जाते हैं, और इन्हें अभिनव भट्टाचार्य का मतलब है नवीन भरत मुनि। तो अभिनव भट्टाचार्य यानी नवीन भरत मुनि के नाम से इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी, अभिनव भट्टाचार्य, यानी नाटक कला में प्रवीण होने के कारण, ठीक है, यह ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये किस उसके ज्ञाता थे? ये तो बता दिया ना, दोबारा से भी देख सकते हो। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उससे वीडियो को दोबारा देख सकते हो पीछे जाकर के। उससे क्या है कि जो बात कही गई है उसको समझने में आसानी होती है, दो बार तीन बार देखें। बात अब आती है कि जो है राणा कुंभा को एक और अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कहा जाता है, इतनी सारी उपाधियां इनकी, एक महान महाराणा की उपाधियां जो हो सकती हैं। और क्योंकि अब सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करूंगा, उसी में हम बताएंगे कि राणा कुंभा जो है वीणा बजाने में निपुण थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा वादन करते थे, ठीक है। तो राणा कुंभा के पार्ट दूसरे में हमने उनकी राजनीतिक उपलब्धियों को किया, और राणा कुंभा के पार्ट तृतीय लेकर के आऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी। तो राणा कुंभा के पार्ट 2 को समझिए, तब हम राणा कुंभा के पार्ट तीसरे को लेकर के आएंगे। जय हिंद दोस्तों।